नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारत की जो मिलिट्री है उसको हम तीन भागों में समझ सकते हैं। एक हमारी आर्मी है, एक हमारी एयरफोर्स है और एक हमारी नेवी है। तीनों के अपने अपने काम है। आई थिंक आप सभी को ये मालूम है। नाउ आर्मी को जब भी यहाँ पे किसी विमान की आवश्यकता होती है या फिर एयर सपोर्ट की आवश्यकता होती है, हवाई सहयोग की, तो उसको कांटेक्ट करना पड़ता है एयरफोर्स को। लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सदद के बारे में बात करने वाले हैं। और ये जो सदद है ये भारतीय सेना की ही सदद है, यानी कि ये इंडियन आर्मी के बीच में ही एक कोर इंक्लूड की गई है विच गोज बाय द नेम ऑफ आर्मी एविएशन कोर। सो इस केस में क्या है कि अगर मान लीजिए इमीडिएट आवश्यकता पड़ती है आर्मी को, तो उसको एयरफोर्स के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आर्मी के पास एक अपनी एविएशन कोर भी उपलब्ध है, जिसका अगर हम हिंदी में नाम बताएं तो सेना विमानन सदद इसको आप कह सकते हैं। इसके बारे में कई सारे फैक्ट्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। द रीज़न वी आर डिस्कसिंग दिस नाउ इज़ बिकॉज हाल ही में 1 नवंबर की बात है जब इसके स्थापना दिवस को सेलिब्रेट किया गया था, मनाया गया था, एंड दैट इज़ द रीज़न वी आर डिस्कसिंग दिस नाउ। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानेंगे इसकी इंपॉर्टेंस को। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू की ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। इसको आप आसानी से गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इस ऐप पे फिलहाल दिवाली के शुभ अवसर पर चल रही है बिग दिवाली सेल। सो यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपको बता दूं अभी बहुत अच्छा मौका है। आप सभी कोर्सेज के ऊपर 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। खास करके अगर आप आईएएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पास्ट ईयर प्रीलिम्स डिस्कशन का कोर्स जरूर बाय कीजिएगा। इसमें हमने पिछले 10 साल के पेपर्स को डिस्कस किया हुआ है एंड ऑल्सो इस कोर्स को आप मात्र 12 से 13 दिन में खत्म कर सकते हैं। ऑल राइट, सो ये चर्चा में क्यों था? दी आर्मी एविएशन कोर, जो कि यंगेस्ट कोर है इंडियन आर्मी की, इसने अपना 35th कोर डे मनाया 1 नवंबर को। आप देख सकते हैं ट्विटर पे एडीजी पीआई इंडियन आर्मी ने इस ट्वीट को डाला। जनरल एम नारावने, जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, एंड ऑल द रैंक्स ऑफ इंडियन आर्मी कन्वे देयर बेस्ट विशेस टू ऑल द रैंक्स ऑफ आर्मी एविएशन कोर ऑन द ओकेजन ऑफ 35th आर्मी एविएशन कोर डे। यहाँ पे वी विल टॉक अबाउट व्हाट आर द डिफरेंसेस इन द आर्मी एविएशन कोर, जो बाकी कोर से अलग हैं, क्या खासियत है इनमें, इन सब चीज़ों की यहाँ पे बात करेंगे। देखिए, इसका ओरिजिन यानी कि इसकी जब पहली बार स्थापना हुई थी तो असल में ये हुआ था आर्मी एविएशन विंग के रूप में बनाया गया था। ये केवल एक विंग था। विंग अलग होता है, कोर अलग होता है। विंग यानी कि एक छोटी सी अटैचमेंट थी जो कि आर्मी के एक डिवीजन के अंदर ही इसको बनाया गया था। एंड इसको पहली बार बनाया गया था 1942 में। 1942 में ब्रिटिश इंडिया के तहत इसको बनाया गया था, इसीलिए इसका नाम था रॉयल एयरफोर्स इन इंडिया के नाम से इसको बनाया गया था। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर इंडिपेंडेंस अगस्त 1947 में इसको रिस्ट्रक्चर किया गया एंड इसको फॉर्म किया गया एज द फर्स्ट इंडियन एयर ऑब्जर्वेशन पोस्ट इन अगस्त 1947। लेकिन इसकी जो स्थापना एज अ कोर हुई थी, एज अ सेपरेट फॉर्मेशन हुई थी, ये हुई थी नवंबर 1, 1986 को। और इसीलिए जो हमने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया कि ये यंगेस्ट कोर है, इसीलिए इसको यंगेस्ट कोर माना जाता है कि सबसे ज़्यादा अगर आप देखें आयु में सबसे छोटी कोर है ये, जो कि लेटेस्ट बनाई गई थी 86। सभी के सभी जो भारत में सदद हैं, जो भारतीय सेना की सदद हैं, वो 1986 के पहले बनाई गई थी। दिस इज़ दी कोर जिसको 1986 में स्थापित किया गया था। इसकी कॉम्पोजिशन की बात करें, इसकी सदस्यता की बात करें, सो एएसी, इसमें जो ऑफिसर्स आते हैं और इसमें जो जवान आते हैं, दे कम फ्रॉम ऑल आर्म्स ऑफ द आर्मी इंक्लूडिंग अ सिग्निफिकेंट नंबर फ्रॉम द आर्टिलरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एयरफोर्स के लोग इस पर्टिकुलर आर्मी एविएशन कोर में नहीं आते हैं, इसमें आर्मी से ही लोग आते हैं और खास करके कई सारे लोग आर्टिलरी डिवीजन से भी इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। नाउ ये वाली जो कोर है ये लाइमलाइट में कब आई थी? असल में ऑपरेशन पवन जब चल रहा था तब एकदम से ये लाइमलाइट में आ चुकी थी। ऑपरेशन पवन क्या था? ऑपरेशन पवन भारत की सेना के द्वारा चलाया गया था, खास करके इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस के द्वारा चलाया गया था और इसमें इनका सहयोग किया था हमारी आर्मी एविएशन कोर ने। और ये वाला जो ऑपरेशन पवन था ये चलाया गया था जंगल के इलाकों में अगेंस्ट दी तमिल टाइगर्स, जो श्रीलंका में LTTE फंक्शन कर रही थी, उसके खिलाफ उनको, क्योंकि LTTE को भारत ने
UAPA के अंडर अनलॉफुल एसोसिएशन डिक्लेयर कर रखा था काफ़ी साल पहले। सो उनके खिलाफ ऑपरेशन चलाया गया था जिसमें इनकी काफ़ी बड़ी भूमिका थी। और दिस वॉज द फर्स्ट ऑपरेशन विच वॉज कंडक्टेड बाय द AAC। क्योंकि इस ऑपरेशन में इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया, उसके बाद सडनली लाइमलाइट में आ गए एंड AAC एक इंपॉर्टेंट रोल निभाने लगी इन द आर्मी। आज की डेट में अगर आप देखें AAC के पास कई सारे हेलीकॉप्टर्स हैं एंड दे हैव बिकम एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ फाइटिंग फॉर्मेशंस इन ऑल द मेजर कॉन्फ्लिक्ट सिनारियोज। ठीक है, ये एक अटूट हिस्सा बन चुकी हैं आज की डेट में भारत की सेना की। अगर हम इनकी फ्लीट की बात करें, सो AAC के पास फ्लीट आप ऐसा मान सकते हैं कि जितने भी हेलीकॉप्टर्स आज की डेट में एयरफोर्स के पास हैं, लगभग वो सारे के सारे हेलीकॉप्टर्स AAC के पास उपलब्ध हैं। लेकिन ऐसा शुरुआत से नहीं था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि AAC की स्थापना एग्जैक्टली कब हुई थी, 1986 में एज अ सेपरेट कोर हुई थी। 1986 में उसके पास केवल नॉन वेपनाइज्ड हेलीकॉप्टर्स थे। यानी कि होता क्या था कि आपको मान लीजिए किसी कहीं रेस्क्यू मिशन पे जाना है या फिर कोई लाइफ सेविंग मिशन पे जाना है, तो आप इस हेलीकॉप्टर को भेज देंगे। आपको कुछ ट्रांसपोर्ट करना है तो आप भेज देंगे, लेकिन इनके पास अटैक करने की क्षमता अवेलेबल नहीं थी। वो उस टाइम पे केवल और केवल हमारी वायुसेना के पास थी। सन 2002 में भारत की सरकार ने यहाँ पे इसकी जो अलाउंस दे दी थी कि अब AAC के अंदर भी वेपनाइज्ड चॉपर्स को इंक्लूड किया जा सकता है। यानी कि हथियारों वाले जो हमारे हेलीकॉप्टर्स हैं उनको इसमें इंक्लूड किया जा सकता है, जिसके आधार पे AAC के पास आज की डेट में अगर आप देखें हर तरह का हेलीकॉप्टर अवेलेबल है। चेतक, चीता, लैंसर, हमारा जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव के नाम से है, और जो हमारा वेपन सिस्टम इंटीग्रेटेड हेलीकॉप्टर है नोन एज रुद्रा, सारे के सारे हेलीकॉप्टर्स जो कि मोस्ट मॉडर्न हैं, जो कि एयरफोर्स ऑपरेट करती है, वो सभी के सभी AAC भी ऑपरेट करती है। ऑल्सो कई सारे नए हेलीकॉप्टर्स की एक्विजिशन के ऊपर काम चल रहा है, बिकॉज चेतक और चीता जो हैं वो काफ़ी पुराने हो चुके हैं। खैर, अगर हम बात करें इनकी भूमिका कहाँ कहाँ पे आती है, कुल मिला के अगर आपको समझना है तो भूमिका दो तरीके से आती है। सबसे पहले आती है लाइफ सेविंग रोल्स एंड सेकंड आते हैं बैटल रोल्स। ठीक है, सो बैटल रोल्स ऑब्वियसली ये 2012 के बाद होना शुरू हुआ बिकॉज इनके पास वेपनाइज्ड हेलीकॉप्टर्स आने लगे, लेकिन जो लाइफ सेविंग रोल्स हैं ये काफ़ी लंबे समय से चल रहे थे। लाइफ सेविंग रोल्स में सिंपल है, रिकॉनेसेंस करना है, आपको सर्वेलेंस करना है या फिर हिंदी में कहें टोही करना है, उसके बाद ऑब्जर्वेशन करना है, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन करना है। कहीं पर सडनली कैजुअलिटीज़ हो गई, सडनली कुछ लोग जो हैं वो उनकी हालत ख़राब हो गई तो उनको इवैक्यूएट करना है। एसेंशियल लोड ड्रॉप्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, लॉजिस्टिक्स ट्रांसपोर्ट करनी है एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है, कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू करना है। ये सब चीज़ें आप करेंगे किसको हेल्प करने के लिए? हमारी सेना को ही हेल्प करने के लिए, हमारी आर्मी की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए। और किस तरीके से? एक एयर डायमेंशन देके, यानी कि एक हवाई सहयोग के थ्रू हम ये काम करेंगे। उसके बाद ह्यूमैनिटेरियन एड होगा या डिजास्टर रिलीफ होगा। सो मान लीजिए कोई आपदा आ जाती है, उस केस में, उस आपदा में आप किसी तरह का सहयोग देना चाहते हैं, उस केस में भी ये हेल्प करता है। इंपॉर्टेंट टू नोट क्या है कि ये पीस टाइम्स में भी हेल्प करता है। सो ऐसा नहीं है कि आर्मी एविएशन कोर केवल और केवल वॉर टाइम में यूज़ होता है, जी नहीं, ये पीस टाइम में भी हेल्प होता है। अगर कोई मान लीजिए डिजास्टर आ जाए, मेडिकल इवैक्यूएशन फ्लाइट्स, कोई पर्टिकुलर जवान है जो काफ़ी ख़राब तरीके से इंजर्ड है, उसको भी इवैक्यूएट करने में हेल्प करवाता है। बैटल रोल्स की बात करते हैं, सो एयरबोर्न कमांड पोस्ट का काम तो करता ही है, स्पेशली जब ग्राउंड कमांड पोस्ट मान लीजिए आपकी काम नहीं कर पा रही है। फॉर एग्जांपल कहीं पे ऐसा इलाका है जहाँ पे बहुत बर्फबारी हो रही है, वहाँ पे आपकी ग्राउंड कमांड पोस्ट काम नहीं करती है, या फिर कोई बहुत तेज आंधी तूफान आ रहा है, उस केस में एयरबोर्न कमांड पोस्ट की तरह काम करता है। मान लीजिए आपकी जो भूमि पे चौकी है वो सही से काम नहीं कर रही, तो आर्मी के पास एक हवाई चौकी भी है जो कि AAC के रूप में उसके पास उपलब्ध है। इसके बाद एक होता है CTCI ऑपरेशंस। CTCI यानी कि काउंटर टेररिज्म एंड काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस, इन दोनों को भी हेल्प करता है ये, एंड स्पेशली जहाँ पे डिफिकल्ट टेरेन्स होती हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर हम काउंटर टेररिज्म की बात करें तो जम्मू कश्मीर में, काउंटर इंसर्जेंसी की बात करें तो छत्तीसगढ़ में, जहाँ पे मान लीजिए जंगल का इलाका है, नॉर्थ ईस्ट में जहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ हैं, अगेन बहुत घने जंगल हैं। सो ऐसे डिफिकल्ट टेरेन्स में आपको हेल्प कर सकता है हमारे AAC के हेलीकॉप्टर्स। ठीक है, स्पेशली अगर आपको ग्राउंड बेस्ड थ्रेट्स को अवॉइड करना है, आपके सामने कोई IED है, आपको लगता है कि यहाँ पे दुश्मन ने कई सारी IEDs बिछाई हुई हैं या फिर कोई एम्ब्यूश बिछाया हुआ है, उस केस में आप इन ग्राउंड बेस्ड चुनौतियों को भी अवॉइड कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके पास AAC के हेलीकॉप्टर्स का सहयोग उपलब्ध है। सो दीज आर द वेरियस बेनिफिट्स जो आपकी आर्मी के भीतर रहते हुए AAC के हेलीकॉप्टर्स प्रोवाइड करवा पाते हैं। इनफैक्ट
एक काफ़ी बड़ी उपलब्धि की बात हुई थी हाल ही में, प्रेसिडेंट्स कलर्स के थ्रू भी इनको नवाजा गया था। पिछले साल की बात है, हमारे राष्ट्रपति मिस्टर रामनाथ कोविंद जी, इन्होंने इनको प्रेजेंट किया था बाय द प्रेसिडेंट कलर्स टू द आर्मी एविएशन कोर इन अ सेरेमोनियल परेड हेल्ड एट द आर्मी एविएशन बेस एट नासिक रोड। और यहाँ पर जो प्रेसिडेंट्स कलर्स होते हैं, इसके बारे में आपको ब्रीफली बता दूं, ये एक तरीके से सेरेमोनियल फ्लैग होता है, ठीक है, एक ऐसा मान सकते हैं अनुष्ठापित झंडा जो कि मिलिट्री यूनिट को अवार्ड किया जाता है, या फिर कोई इंस्टीट्यूशन हो, कोई यूनिट हो, कोई डिवीजन हो, कोई कोर हो, एज अ सिंबल ऑफ देयर एक्सीलेंस, की उनका जो अच्छा काम है उनको सराहना देने के लिए ये उनको अवार्ड किया जाता है। नाउ इसमें भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दिस कैन बी गिवन फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस बोथ ड्यूरिंग वॉर एंड पीस। सो ऐसा नहीं है कि ये केवल वॉर टाइम के लिए अच्छा काम करने के लिए दिया जाता है, ये अगर पीस टाइम पे भी आपने अच्छा काम किया है उस टाइम के लिए भी आपको प्रेसिडेंट्स कलर से नवाजा जा सकता है। फाइनली इनका जो मेन मोटो है दैट इज सुवेग एंड सुदृढ़, यानी कि स्विफ्ट एंड श्योर, कि हम बहुत तेज हैं और हम बहुत सर्टन हैं। The youngest corps of the Indian Army is set to further grow in its tactical importance in the battlefield. Serving officers and veterans from the corps say that the corps will need a stronger push of modernization and enhancement of assault capabilities to take further its role of force multiplier. So ऐसा माना जाता है कि इनके पास जितनी उपलब्धियां आज की डेट में वायुसेना के पास हैं, उतनी उपलब्धियां इस पर्टिकुलर विमानन सदद के पास नहीं है। अगर वो हो जाती हैं तो ये सदद नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। ऑल्सो बिफोर आई एंड, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूं, यहाँ पे जो नॉर्मल आर्मी की ड्रेस होती है उसके ऊपर एक और एडिशन होती है आर्मी एविएशन कोर की ड्रेस में। जो ऑफिसर्स, जो अधिकारी आर्मी एविएशन कोर में काम करते हैं, जो जवान काम करते हैं, उनकी ड्रेस के ऊपर आपको एक ऐसा सिंबल देखने को मिलेगा छाती के ऊपर। इसको मैं एग्जैक्टली बना नहीं पा रहा हूँ, इट इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है, जो कि बताता है, क्लियरली डिस्टिंग्विश करता है कि आप आर्मी एविएशन कोर के सदस्य हैं। तो ये वाला जो सिंबल है, जो एक तरीके से दिखा रहा है विमान का सिंबल, ये केवल और केवल आर्मी एविएशन कोर की ड्रेस पे ही आपको देखने को मिलेगा। अदरवाइज आपको आर्मी की ड्रेस पे ऐसा सिंबल देखने को नहीं मिलता। हाँ, एयरफोर्स की ड्रेस पे भी विमान का सिंबल बना होता है, लेकिन वो थोड़ा अलग होता है। दैट इज अप्रॉक्सीमेटली लाइक दिस, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, थोड़ा इस तरीके का होता है वो, ठीक है। तो थोड़ा अलग है, एयरफोर्स से भी अलग है, लेकिन इनको थोड़ा डिस्टिंक्ट करने के लिए आर्मी की नॉर्मल यूनिफॉर्म से एक सेपरेट सिंबल दिया जाता है जो कि इनकी छाती पर ही लग जाता है। इसी नोट पे आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।